तो सबका क्लियर है। ठीक, नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है साहिल, ये कुछ और कारण है। तो बेल्जियम के बारे में बताया मुझे। बेल्जियम में जो इथनिक कंपोजिशन था, व्हाट वाज द इथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम? ठीक है, कितने परसेंट कौन कौन से लोग थे बेल्जियम के अंदर? मेरी आवाज ठीक से नहीं आ रही है क्या आप लोग को? आवाज क्लियर है साहिल? हम्म, ठीक है, तो जो आपने आंसर्स कहा था 40% फ्रेंच स्पीकिंग थे और 9% डच था, और 1% जर्मन था, यही था ना? फ्लेमिश, ठीक ठीक ठीक, यही चीज था। ओके, तो एक बार फिर से हम थोड़ा मैप पे चलते हैं, मैप पे देखा जाए। मैप देखिए, ये देखिए आपके सामने जो आपके पास विजुअल है, बेल्जियम में है। अब बताओ, ये जो एरिया है, ये एरिया किसका था? जो मैंने अभी तुरंत सर्किल किया, इंसर्किल किया है, किसका एरिया था ये? फ्रेंच वाले का। वाह, डच वालों का था। ये एरिया क्या है? ये एरिया फ्रेंच। रेड वाले जो फ्रेंच दिख रहा है, येलो वाले जो थे आपके कौन से दिख रहा है? डच दिख रहा है। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम अगर क्रिएट हुई, जरा मुझे बताना, यहाँ पे अगर प्रॉब्लम क्रिएट हुई किसके बीच में? तो ये डच वाले के बीच में और ये फ्रेंच वाले के बीच में, तो बड़ा इजी था ना। ये यहाँ से ऐसे 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 क्या करते कि हम डिवीजन कर देते और दो एक कंट्री बन जाती, इसका नाम बोलते कि ये जो कंट्री है डच कंट्री है और ये बेल्जियम फ्रेंच कंट्री है। तो बहुत इजीली कंट्री का जो भी प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता कि नहीं हो जाता? प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है ना, जो भी कंफ्लिक्ट क्रिएट था 1960-70 पढ़े थे कि इसमें भी प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो गया, तो ये बहुत इजी डिवीजन कर सकते थे ना। प्रॉब्लम सॉल्व, तुम भाई अपना कंट्री में रहो, तुम अपने कंट्री में रहो, ठीक ना शिखर? रिकनेक्ट करो। ठीक, तो ऐसे में क्या होता है, कंट्री की यूनिटी बनी रहती, कंट्री में जो डाइवर्सिटी था, डाइवर्सिटी यहाँ पे रिटेन रहता है कि नहीं रहता? नहीं रहता। तो बेल्जियम इस पॉलिसी को मानकर लॉस में जाने वाले थे, तो बेल्जियम ने कहा कि हम इस पॉलिसी को बिल्कुल नहीं मानेंगे, ये पॉलिसी हम लोग नहीं करने वाले हैं, कंट्री में सिविल वार नहीं होना चाहिए, कंट्री का डिवीजन बिल्कुल भी नहीं होगा। चलो हम दोनों एक दूसरे को एकोमोडेट करते हैं। एकोमोडेट करने का मतलब क्या हुआ कि ये जो है फ्रेंच वाले ये डच के प्रेजेंस को मान ले, एक्सेप्ट कर ले कि हाँ डच भी बहुत जरूरी है हमारी कंट्री के लिए, और डच वाले जो होंगे वो इस चीज को एकोमोडेट कर ले कि भाई फ्रेंच वाले भी बहुत नेसेसरी है हमारे लिए, और ये दोनों मिलकर इस चीज को मान ले कि जर्मन वाले भी हमारे लिए नेसेसरी है। ठीक ना? अब क्या होगा कि अगर तीनों एक दूसरे के एग्जिस्टेंस पे एग्री कर जाएंगे तो अब इस कंट्री की यूनिटी बनेगी नहीं बनेगी? बनेगी।
ठीक है, सभी मान रहे हैं बनेगी। तो अब अगर इस कंट्री को हमको अगर बनाना है, अगर कंट्री को हमको एकोमोडेट करना है, तो एकोमोडेट करने के लिए हमें किसी ना किसी पॉलिसी के ऊपर वर्क करना होगा। ठीक है, कोई ना कोई पॉलिसी तो बनाना होगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम तो क्रिएट हो गई है, इतनी कंपटीशन जो होगा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक पॉलिसी आई एकोमोडेट करने के लिए, और इस पॉलिसी को हम लोग पॉपुलरली जानते हैं किस नाम से, तो एकोमोडेशन पॉलिसी के नाम से। यहाँ आपको अब दिख रहा होगा एकोमोडेशन पॉलिसी। नहीं नहीं साहिल, इनमें झगड़ा और तगड़ा होता, यहाँ पे झगड़ा और तगड़ा होता क्योंकि दोनों पावरफुल थे, बराबर में थे। तो यहाँ पे अगर सिविल वार होता है ना, तो दोनों खत्म, इक्वली हैं, लगभग 40 और 59 इनके रेस्पेक्ट में है। और वहां पे तो बहुत का डिफरेंस था, फिर भी देखो कि जो तमिल वाले थे उन्होंने अच्छे खासे बर्बाद कर दिए थे। तो यहाँ पे अगर सिविल वार होता तो ज्यादा इफेक्ट करता है इस जगह पे, समझ रहे हो। तो इसको हमें कंट्रोल करना होगा, और कंट्रोल करने के लिए उन्होंने एक पॉलिसी लेकर आई, और पॉलिसी जो थी वो कहेगी एकोमोडेशन पॉलिसी। याद रखिएगा पॉलिसी क्या कहेगी, एकोमोडेशन पॉलिसी। ठीक, अब देखिए इस एकोमोडेशन पॉलिसी के अंदर किया क्या क्या गया, पहले समझ लीजिएगा फिर हम डिस्कस करेंगे। पूरे कंट्री में किसकी मेजोरिटी है, पूरे कंट्री में किसकी मेजोरिटी है, डच की। तो लीडर्स में किसकी संख्या अधिक होती होती किसके लीडर्स अधिक होते, डच के होते। तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, कंट्री के लिए हम लोग गवर्नमेंट बनाएंगे, इसको बोलेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, इस सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होंगे दोनों कम्युनिटी के, इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होंगे दोनों कम्युनिटी के, यानी जितने डच होंगे उतना ही फ्रेंच होंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है, जितने डच होंगे उतने ही फ्रेंच होंगे। तो एक पॉलिसी बन गई कि हाँ कंट्री में जो भी रूल होगा, रूल रेगुलेशन करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होगा, उसमें इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होंगे दोनों कम्युनिटी के। इज इट क्लियर, बहुत ही सिंपल सा टर्म है। ठीक, दूसरा दूसरा अब देखो दूसरा कहाँ पे आ गया, तो इस ब्रुसेल्स में, इस जगह पे हम लोग चलाते हैं। ठीक ना, थोड़ा सा हम इसको क्या कर रहे हैं ना कि आपके बुक में जो होगा नंबरिंग उसको अल्टर कर रहे हैं। ब्रुसेल में अगर हम लोग चले हैं इस जगह पे, ये एरिया देखिए, तो इस एरिया में किसकी संख्या अधिक थी, रिप्रेजेंटेटिव किसके अधिक थे, ठीक ना। तो अब ये लोग क्या करते, यहाँ पे अगर उनके रिप्रेजेंटेटिव अधिक थे तो वो जनरली ये मानते, उनकी सोच ये होती कि हम यहाँ पे अगर इलेक्शन करेंगे तो फ्रेंच वाले ज्यादा हो जाएंगे, यही होता है ना, फ्रेंच वाले अधिक हो जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि ठीक हम यहाँ पे भी रिप्रेजेंटेटिव जो होंगे उसको इक्वल करने के मूड में है, यानी कि ब्रुसेल में जो गवर्नमेंट बनेगी, इस ब्रुसेल के गवर्नमेंट यानी कि जो कैपिटल सिटी है उसका जो गवर्नमेंट बनेगा, उसमें दोनों के दोनों इक्वली रहेंगे, दोनों के दोनों इक्वली रहेंगे यहाँ पे भी। यानी कि यहाँ पे भी जितने भी लीडर्स होंगे उसमें आधे फ्रेंच वाले होंगे, आधे डच वाले होंगे। समझ में आ रही है बात, पूरे कंट्री में डच की मेजोरिटी लेकिन लीडर्स इक्वल, और ब्रुसेल्स में फ्रेंच की मेजोरिटी लेकिन लीडर्स इक्वल। सिंपल से टर्म हम बता रहे हैं आपको, ठीक ना। अब एक और कंडीशंस यहाँ पे जो मेन, जो पहला हम लोग देख रहे हैं उसी के ऊपर डिस्कस किया जाए। देखो इंडिया में अगर आओगे, इंडिया को अगर डिस्कस करें तो इंडिया में अगर 100 लीडर हैं, 100 मेंबर हैं पार्लियामेंट के अंदर, तो अगर हमको कोई रूल को जो होगा, कोई बिल को पास करा के उसको हमको लॉ बनाना है, तो कितने लोगों का हमको क्या कहते हैं, कितने लोग का सपोर्ट चाहिए, कितने लोग परसेंट, कितने लोगों का सपोर्ट चाहिए होगा 100 में, बताइए मुझे। नहीं 1/3 नहीं आती थी, 50 प्लस, मिनिमम 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 नंबर 51। ठीक है, चलो अब इंडिया नहीं, ये बनाते हैं हम क्या, ये हम बना ले रहे हैं किसको, तो बेल्जियम को। बेल्जियम में जो गवर्नमेंट बना है उसमें, तो बेल्जियम में सपोज करो 100 लोग हैं, उसमें से 50 जो होंगे वो 50 डच वाले हैं, और 50 जो होंगे वो क्या होंगे, वो फ्रेंच वाले हैं। ठीक है, ये समझ लेते हैं हम लोग। अरे 51, मोर देन 50 चाहिए होता है, मोर देन 50 लॉ को पास कराने के लिए, ठीक ना, इम्पीचमेंट करने के लिए या फिर कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट करने के लिए 2/3 चाहिए होता है। तुम लोग खुद कर रहे हो इधर उधर गड़बड़, 51 चाहिए होता है जनरली, तो 50 से मोर देन 50% तब कोई भी बिल पास माना जाएगा।
क्लियर ना? 70 50 30 नहीं, 66 नहीं, 66.66 यानी कि लगभग 67 तब चाहिए होंगे जब हमको इम्पीचमेंट करना होगा या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट करना होगा, तब 2/3 और 1/3 कुछ नहीं कर सकता है, मिनिमम हाफ तो चाहिए चाहिए। अब यहाँ देखो, यहाँ पे 50 कौन है? फ्रेंच है, और 50 जो होंगे वो कौन है? डच है। अगर यहाँ पे हमको रूल को बदलना होगा तो 50 लोग अगर फ्रेंच वाले मिल गए, एग्री कर गए, तो डच में से हमको कितने लोग चाहिए किसी बिल को लॉ बनाने के लिए? एक। साहिल कह रहे हैं 50 लोग चाहिए, 50। अंशु बाकी सबका कहना है कि 1 लोग। समझ रहे हो ना? सबको सबको समझ रहे हैं ना? 51 मिनिमम 1, ठीक ना? मिनिमम 1 अगर आएंगे तो लॉ बन जाएगा। बनेगा ना? अगर 1 मिल जाए तो 51 हो गया, 51 नंबर मिल गया मुझे, लॉ बन जाएगा ना? ठीक है? नहीं 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 नहीं, ये यहाँ पे नहीं है, ये यहाँ पे नहीं है, ये यहाँ पे नहीं है। अगर किसी भी लॉ को बनाना है, कुछ भी अगर स्पेशल, जो कि स्पेशल लॉज अगर बन रहे हैं, सभी के लिए नहीं, स्पेशल लॉज अगर बन रहे हैं, तो उस स्पेशल लॉज में ये दोनों के दोनों कम्युनिटी जो होंगे उनके 50% का वोट चाहिए होगा, दोनों कम्युनिटी के 50% का वोट चाहिए होगा, यानी कि इसका 50% एंड मोर, यानी कि लगभग 26, और इसका 56% एंड मोर, लगभग 56। समझ रहे हैं? अगर तब मिला ईच कम्युनिटी 26, तब ये रूल जो होगा फॉर्मेट करेगा। तो भले इधर से इधर 50 के 50 क्यों ना मिल गए हो, अगर इधर से हमको बस 24 मिला, 25 मिला, तो वो बिल जो होगा लॉ बनने वाला नहीं है। ठीक है? हाँ, हर एक कम्युनिटी से 50% प्लस वोट चाहिए कुछ स्पेशल लॉज बनाने के लिए, ठीक है ना? उसके लिए हम लोग सब्जेक्ट डिसाइड करके रखे हैं। क्या क्लियर हुआ ये चीज? ये बातें समझ में आई? इंडिया की तरह नहीं है कि हाँ कोई भी रोल बनाना होगा, नहीं। जर्मन से अगर कम्युनिटी गवर्नमेंट में आ रहा है जर्मन, तो उसका भी अगर उसमें 10 लोग हैं, जर्मन के भी अगर 10 लोग आ रहे हैं, अगर गवर्नमेंट के अंदर बने हैं, तो उस जर्मन के भी 5 लोग या उससे प्लस हमें चाहिए, ठीक। लेकिन यहाँ पे जर्मन क्या उतना गवर्नमेंट बनता नहीं, जर्मन बस एक छोटी सी गवर्नमेंट में आती है कम्युनिटी गवर्नमेंट के अंदर, नहीं तो बहुत स्कैर्सली कभी कभी वहां पर जर्मन पीपल जो होंगे वो आते हैं लॉ बनाने के लिए, ठीक है? 2 रूल समझ गए। अच्छा अब बताओ, अब अगर हम ये कहें कि इस एरिया में भी आधे फ्रेंच होंगे और आधा जर्मन होंगे, तो ये सही बात है? आधा फ्रेंच और आधा जर्मन इधर भी कर दिया, आधा फ्रेंच और आधा डच कर दिया, तो ये सही होगा इस एरिया में? नहीं ना? तो यहाँ पे किसके रिप्रेजेंटेटिव होंगे? यहाँ पे किसके मैक्सिमम होंगे? डच वाले होंगे। और इधर पे मैक्सिमम किसके होंगे? फ्रेंच वाले होंगे ना? ये जो तुमको एरिया दिख रहा है, ये वहां के स्टेट्स हैं, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, और यहाँ पे ये रोक टोक नहीं है जो रोक टोक लगाया गया है ब्रुसेल्स पे या थ्रू आउट द कंट्री, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अब जो पूरे के पूरे कंट्री में लॉ लगा है, वो सारे के सारे लॉ ये फॉलो करना चाहेंगे क्या? नहीं ना? नहीं करते हैं सारे के सारे लॉ यहाँ पे, क्या वो लोग फॉलो करना चाहेंगे? नहीं। क्या होगा? कुछ ना कुछ आपको चेंजेस करने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लोग जो होंगे उनका डिमांड कुछ अलग होगा, यहाँ पे लोगों का डिमांड कुछ अलग होगा, यहाँ का डिमांड कुछ अलग होगा। तो ये जो गवर्नमेंट बना, ये बन गया प्रोविंशियल गवर्नमेंट, जो हमारे यहाँ पे भी है स्टेट गवर्नमेंट होता है ना, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो होगा इनको दे दिया गया, और इसको कुछ स्पेशल पावर दे दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ही, और ये अलाउड थे कि अपने हिसाब से रूल रेगुलेशंस को फॉर्मुलेट कर सकते थे। इनको उस जो भी इनको सब्जेक्ट दिया गया उसके लिए, हाँ बिल्कुल वही चीज, उसके लिए इनको जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उससे कोई भी डिसीजन लेने का जरूरत नहीं है, वो खुद से डिसाइड कर सकते हैं। इज इट क्लियर? समझ में आ रही बात? ठीक है, 3 चेंजेस हम लोग देख लिए। 3 चेंजेस क्या क्या किए गए? एक तो भाई 50-50% का सेंट्रल गवर्नमेंट, 50-50% का ब्रुसेल के अंदर गवर्नमेंट, और एक कहा गया प्रोविंशियल गवर्नमेंट बना दिया गया, ऑटोनॉमी दे दी गई। हाँ, नहीं यूरोपियन यूनियन नहीं बाबू, तुम आगे जा रही हो, तुम आगे जा रही थी। उसके बाद चौथा चेंज किया गया, देखो ये भाई, अब ये तो गुम हो गया ना, जर्मन वाला ये तो गुम हो रहा है, इसको तो कुछ मिल नहीं रहा है स्पेशली, और इनके लॉ से हो सकता है कि इसका जो होगा पावर खत्म हो जाए। ठीक है? नहीं मिस्टी, सभी लॉ बनाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट को कुछ सब्जेक्ट दे दिए गए हैं,
ठीक है, बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल है। बिहार के बारे में डिस्कस करोगे तो तुम लोग शराब लीकर को ले सकते हो एग्जाम्पल के रूप में। लीकर बैन करना या उसको अलाउ करना अधिकार स्टेट गवर्नमेंट का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है। पुलिस पुलिस सुनते हो ना, पुलिस किसको अरेस्ट करेगी, किसको अरेस्ट नहीं करेगी, किसको रोकेगी, किसको नहीं रोकेगी, ये स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर नहीं आता है। आप लोग सुने होंगे कि सीबीआई के लोग गए थे बंगाल में, और बंगाल में गए थे तो बंगाल पुलिस ममता दीदी जो थी उसको अरेस्ट करवा दी थी। दोनों ने अपने पावर का यूज किया था। स्टेट के अंदर पुलिस सीएम के अंदर चलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर नहीं चलती है। हाँ, फेडरल चैप्टर में पढ़ना भी है। कॉन्करेंट लिस्ट, अच्छा लिस्ट बाद में, लिस्ट अब बाद में चलेंगे, नहीं तो फिर हम लोग टॉपिक से भटक जाएंगे। ये समझ में आया? तो यहाँ पे कहा गया कि आप लोग अपना रिप्रेजेंटेशन भी बना सकते हो, जर्मन वाले को भी, और जर्मन के साथ साथ इन लोग को भी पावर दिया कि भाई तुम भी अपना बनाओ, तुम भी अपना बनाओ। और ये लोग ध्यान देना कि कोई भी लॉ ऐसा ना बने जिससे कि हमारे कल्चर पे, हमारे डाइवर्सिटी पे कोई इफेक्ट पड़े। और इसको उन्होंने नाम दिया कम्युनिटी गवर्नमेंट। ठीक है, इसको उन्होंने नाम दिया कम्युनिटी गवर्नमेंट। इज इट क्लियर? 4 चेंजेस किए गए हैं, 4 चेंजेस किए गए हैं किसके अंदर? बेल्जियम के अंदर। ठीक है, और बेल्जियम जो होगा ये सारे चेंजेस किया है 70-72 लेकर 90-72 लेकर 1993, यानी कि 13 साल के 23 साल के अंदर बीच में। ठीक है, डाटा देख लेते हम लोग। उस बीच में उसने पूरे के पूरे अमेंडमेंट किए हैं, लगभग 4 बार वो अमेंड किया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक ना, बात समझ में आ गई यहां से? किसको? कम्युनिटी गवर्नमेंट को, शिखर। चलिए अब आते हैं, तो हम लोग आते हैं जरा बेल्जियम के एकोमोडेशन में। तो बेल्जियम का ये जो होगा, हाँ, जर्मन को भी दिया गया, सभी के सभी लिंग्विस्टिक ग्रुप को बेल्जियम में। तो ये जो पॉलिसी आई है इसको हम लोग बोलते हैं एकोमोडेशन पॉलिसी। ठीक है, ये जो एकोमोडेशन पॉलिसी थी, दिस पॉलिसी रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस। जैसे हमने सबसे पहले कहा कि हाँ, हम फ्रेंच के प्रेजेंस को भी होगा उसको हम भी रिकॉग्नाइज करेंगे, और हम क्या करेंगे, डच के प्रेजेंटेशन को भी रिकॉग्नाइज करेंगे, जर्मन के प्रेजेंटेशन को रिकॉग्नाइज करेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि रिकॉग्नाइज कर लिया रीजनल डाइवर्सिटी को। ठीक है, और 1970 टू 1993 ये जो 23 साल के बीच का जो डिफरेंस होता है, इस 23 साल के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को 4 टाइम्स अमेंड किया गया। अमेंड समझ में आ रहे हो ना? अमेंडमेंट किया गया, 4 बार इसको अमेंड किया गया। ठीक है, ताकि हम एक ऐसा इनोवेटिव मेथड लेकर आए जिस मेथड पे कंट्री गवर्न करना इजी हो जाए। क्लियर हुआ? ठीक है, अब देखिए इसमें किया क्या क्या गया है। तो पहला लॉ जो हम लोग कहा क्या कि नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये बोल्ड वाले हैं, चाहो तो इसका एक्सप्लेनेशन भी नोट डाउन कर सकते हो, मैं बोलूंगा तब नोट डाउन करना शुरू करना। कि सम स्पेशल लॉज रिक्वायर्ड टू द सपोर्ट, जब से हमने कहा है वही दोनों तरफ से 50-50% वाला। उसके बाद बहुत सारे पावर जो थे सेंट्रल गवर्नमेंट के छीन कर दिए गए आपके स्टेट गवर्नमेंट को, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को। और इसमें हमको उनसे हमेशा पूछने की जरूरत नहीं है, तो हम उसके सबॉर्डिनेट नहीं है। हम उसके लिए भाई खुद जो होंगे, हमको मिला हुआ है क्या, सेल्फ पावर हमको मिला हुआ है, सेल्फ स्टीम मिला हुआ है कि हम अपने रूल्स फॉर्मुलेट कर सकते हैं। ठीक ना? और उसके बाद आगे क्या चेंजेस किए गए? आगे ब्रुसेल जो गवर्नमेंट बनाया वहां पे एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाया जहां पे भी इक्वल नंबर रिप्रेजेंटेटिव है। क्यों? क्योंकि ये लोग जो डच वाले थे वो कंट्री में इक्वल रिप्रेजेंटेशन मान गए, तो फ्रेंच वाले भी स्टेट में जो होंगे ब्रुसेल्स के अंदर जो होगा वो इक्वल रिप्रेजेंटेशन मान गए। और लास्ट ये जो पॉइंट है कि एक और कमिटी गवर्नमेंट बनी थी जिस गवर्नमेंट में सभी की सभी लैंग्वेज कम्युनिटी के लोग, डच के, फ्रेंच के और जर्मन स्पीकिंग पीपल के लोग रहते थे, जिनका ये काम था कि लैंग्वेज रिलेटेड, कल्चर रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड जो होंगे वो प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ये देखेंगे कि कहीं भी किसी भी दूसरे कम्युनिटी को जो होगा उन्हें डिमोरलाइज तो नहीं किया जा रहा है। ठीक ना, समझ में आई बात? ठीक, तो अब यहां से नोट डाउन करना शुरू कीजिएगा। हिंग डालेगा एकोमोडेशन इन बेल्जियम, और आपको नोट डाउन करते हुए आना है इस पेज तक। ठीक ना, तो शुरू कीजिए, यहां से नोट डाउन करना शुरू कीजिए। हाँ बिल्कुल, नोट करो शिखा। जो भी नोट कर लेंगे वो थम्स अप का जो होगा वो साइन सिंबल सेंड करते रहेंगे। सर केवल बोल्ड वाला लिखना है ना?
हाँ बोल्ड वाले तो लिखने ही लिखने हैं, अगर उसके बाद भी आपको लगे कि हाँ ये ज्यादा हमको एक्सप्लेन करेगा तो उसको भी नोट डाउन कर सकते हो, बोल्ड वाले ही लिखने हैं आपको। नेक्स्ट, नेक्स्ट स्लाइड। एक मिनट सर, एक मिनट। सर डन। यहाँ भी बस आप बोल्ड वाले नोट कीजिएगा। ओके नेक्स्ट। क्या ये स्ट्रीट एड्रेस इन बेल्जियम फोटोग्राफी क्या शो कर रहा है? अच्छा रुको बता रहे हैं, रुक जाइए। हाँ शिखर पूछिए। सर जितना अच्छा से बेल्जियम एकोमोडेट कर लिया सर, श्रीलंका श्रीलंका क्यों नहीं कर पाया? अरे वही तो ये चैप्टर है, ये यही तो है। रुक जाओ। डन। डन। आगे नेक्स्ट, ये देखिए। चलो मिस्ट्री। यस सर। क्या है वो? एक पिक्चर है जिसमें एक लड़की बैठी हुई है, वही वाला फिगर पूछ रहे हो ना तुम?
उसके बगल में सर एक तो फिगर दिया हुआ है जो कि स्ट्रीट एड्रेस इन बेल्जियम बता रहा है, उसमें कुछ एरो जैसा दिया हुआ है, वही पूछ हाँ रहे हाँ, हैं। वही वही वही। देखिए सभी कोई अपने बुक में देखिएगा, एक आपको, जैसे आप लोग कहीं जाते हो, रेलवे स्टेशन देखिए हो मिस्टी, यस सर। रेलवे स्टेशन में अगर छपरा लिखा होगा तो कौन कौन सा लैंग्वेज हम लोग यूज करते हैं छपरा लिखने के लिए? छपरा लिखने के लिए हिंदी, इंग्लिश और ना उर्दू। ध्यान नहीं दिए। उर्दू पता है ना, उर्दू। ठीक है, ये इसलिए ताकि हिंदी वाले भाई हिंदी का वैल्यू बना रहे, इंग्लिश है इंग्लिश की वैल्यू बनी रहे, और उर्दू जो होंगे उर्दू कम्युनिटी वाले ये ना समझे कि हमें पावर नहीं दिया जा रहा है। समझ में आ रही बात? तो वैसे वहां पे जो स्ट्रीट का एड्रेस है ना, वो एड्रेस जो होगा वो दोनों भाषा में लिखा गया है, डच में भी और फ्रेंच में भी। ठीक है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन को शो करने के। ओके सर। ओके, हो गया सबका? ठीक है, देखो अभी शिखर का एक क्वेश्चन आया कि भाई देखो बेल्जियम वाले कितने अच्छे से एकोमोडेट कर लिए और ये श्रीलंका वाले एकोमोडेट क्यों नहीं किए? कोई इस पे प्रकाश डालना चाहेगा क्या टॉस लेकर? एनीवन वांट टू जस्टिफाई द स्टेटमेंट? कोई भी? सर क्योंकि वहाँ के सर सब कोई सर इक्वल रहना चाहते थे, मगर श्रीलंका में सर अपने ही को मेजोरिटी में आना चाहते थे बस। ठीक है, बात आपकी समझ रहे हैं। साहिल क्वेश्चन पे सर ध्यान देना। सर समझ गए। आगे तो और इसलिए हो सकता है हाँ क्योंकि सर वहाँ के लोग इक्वल थे ना सर, जैसे कि 50-50 इक्वल थे, बराबर, तो उन लोग को लगा कि अगर झगड़ा होगा तो हम लोग के जो देश होगा समाप्त हो जाएगा, इसीलिए हो सकता ये है। भी सोच सकते हो, सही हो सकता है। देखो ये एक्चुअल में जो होगा वो डिपेंड करता है मेंटेलिटी के ऊपर, एक्चुअली जो होगा मेंटेलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक ना, श्रीलंका वाले सोचे कि भाई मेजोरिटी में हम हैं, मेरा क्या बिगाड़ लेंगे आखिर ये जो तमिल्स है, ये क्या कर लेंगे हमारा, हम तो अपना बेनिफिट ले सकते हैं, और उन्होंने अपना पावर दिखाना शुरू किया। ठीक है, लेकिन यही चीज यहाँ पे अगर देखा जाता है, यहाँ पे ये लोग क्या कि दोनों को एकोमोडेट करना, उनको पता था कि अगर हम कुछ भी गड़बड़ करेंगे, अगर हम अपनी तरफ से जो होगा कोई मिस्टेक करते हैं, तो अगर सामने वाले ने वो मिस्टेक मेंटेन की तो हमारा कंट्री जो होगा वो कंट्री तुरंत ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, यहाँ पे वर्ड पहले ही कहा गया कि यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया है उन दोनों के एग्जिस्टेंस को कि दोनों हमारे सपोर्ट में हैं। अगर सिंगला वाले, ठीक ना, अगर वो रिकॉग्नाइज कर लेते कि भाई तमिल के बिना हमारा काम चलना नहीं, तमिल सही चीज जगह पे है और तमिल को भी पावर देना चाहिए, अगर वो हमारे साथ मिलकर रहेंगे तो हमारे कंट्री का डेवलपमेंट रेट और इंक्रीज कर जाएगा, तो जाहिर सी बात है वहां पे भी ये कंडीशंस नहीं आते, लेकिन उन्होंने उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं किया और ये उनकी गलती थी। क्लियर हुई बात शिखर? सर यही चीज बेल्जियम समझ गया था सर, हाँ, फ्रेंच यही और चीज डच के बेल्जियम बीच में। समझ गया, यही चीज बेल्जियम समझ गया कि उनके बिना हम लोग कुछ भी नहीं है, एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे, उनके साथ मिलकर रखना होता है। एक हरियाणा से छोटा कंट्री हो भाई, और कितना छोटा हो जाओगे। ठीक है, इंडिया भी अपने आप को ब्रेक करना नहीं चाहता था, लेकिन इंडिया को भी एट लास्ट जब बहुत सारा सिविल वार होना शुरू हुआ तो इंडिया भी ब्रेक हुआ ना, गदर जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, आगे देखते हैं। ये चीज समझ में आया? तो बस यही चीज है। अब तुम देखे हो कि बेल्जियम भाई बार बार जो भी प्रॉब्लम हो रही है, कहीं मेजर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, मेजर श्रीलंका में सिविल वार बहुत लेट में खत्म हुआ, 2009 में, 2009 में खत्म हुआ, उसके बाद से वहां पे आई है, लोग मरते गए फिर समझते चले गए। नेता लोग जो होंगे वो नेता लोग अब धीरे धीरे काम डाउन कराना शुरू किए, जो नेता फॉलोइंग एक दूसरे को सेपरेट करते थे, तब वहां पे फिर से जो होगा। और लिट्टे जो ऑर्गेनाइजेशन था, लिट्टे ऑर्गेनाइजेशन के खत्म होने के बाद, क्योंकि लिट्टे इस चीज को अब एग्री करने वाले नहीं थे। नहीं, नोट नहीं करना है हमें, बस लास्ट वाला नोट करना है, लास्ट वाला। तो देखो तुम लोग देखे होगे कि बेल्जियम मॉडल गवर्नमेंट जो था बहुत ही कॉम्प्लिकेट था। ठीक है, वहां के लोगों के लिए भी समझ में आने वाली बात नहीं, सिर्फ गवर्नमेंट समझते थे। समझ में आ रही बात ना? लेकिन फिर भी क्या होता है कि यहाँ पे पीस काफी अधिक था, शांति काफी अधिक थी, और ये जो मॉडल गवर्नमेंट था ये पूरे वर्ल्ड में एक नहीं होता है, एक बहुत ही अच्छा रिप्रेजेंटेशन शो कर रहा था, एक आइडियल गवर्नमेंट था। और रिजल्ट ये होता है कि जब यूरोपियन यूनियन बनते हैं
तो उन्होंने कहा कि किस जगह पे हम अपना हेड क्वार्टर डालेंगे। यूरोपियन यूनियन समझ रहे हो भाई, यूरोप के ही हैं, लेकिन वो पूरे के पूरे वर्ल्ड पूरे के पूरे जो यूरोपियन कंट्रीज उसमें कहीं भी अपना हेड क्वार्टर डाल सकते हैं। तो सबसे बेस्ट प्लेस उनको दिखा कहाँ पे, तो ये बेल्जियम। बेल्जियम यहाँ पे पीस सबसे अधिक था और रिजल्ट था कि उन्होंने ब्रुसेल्स को अपना हेड क्वार्टर बना लिया। तो याद रखना ये जो होगा अचीवमेंट होता है बेल्जियम का कि यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर उनके इसी एक्ट के चलते आ गया कहाँ पे, तो ब्रुसेल्स के अंदर। अगर आपको याद रहेगा तो बिल्कुल इसको नोट नहीं करना, नहीं तो ये नोट डाउन कर लेना। यूरोपियन यूनियन चूज ब्रुसेल्स वाज चूजन एज इट्स हेडक्वार्टर। नहीं डिवाइड हुआ है श्रीलंका, डिवाइड नहीं हुआ है, ठीक ना दीदी। बस एक लास्ट लाइन नोट डाउन करना है, कल तो बताए थे। लिट्टे में एल आई नहीं होता, वो लिट्टी हो गया, LTTE होता है, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम। डन। नोट कर चुके ना। हाँ अभी भी शांति है ब्रुसेल्स में। मोस्ट पीसफुल जगह तो नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है, क्योंकि उससे भी अच्छे अच्छे छोटे छोटे कंट्रीज जो होंगे वो अपने आप को रिटेन कर चुके हैं, अपना एग्जिस्टेंस शो कर चुके हैं। लेकिन हाँ अभी भी पीसफुली वो लोग रह रहे हैं। बेल्जियम का एक और एग्जाम्पल तुम लोग क्लास 9 में पढ़ के आया होगा, पानी प्रॉब्लम वाला, वाटर प्रॉब्लम जो वहाँ पे क्रिएट हुई थी। हाँ भैया अब क्वेश्चन बनता है भाई लोग, आप लोग को बताना है कि ये जो हमने पढ़ा, श्रीलंका कहानी देख लिए, बेल्जियम कहानी देख लिए, इससे हमें मालूम चला कि पावर शेयरिंग इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट कि नहीं है? सभी कोई कह रहे हैं। तो मुझे 3-4 कॉज बताओ जो आपके अंडर आपके हिसाब से बता रहा है कि पावर शेयरिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इथनिक कंपोजिशन इन अ कंट्री। बताइए क्यों है पावर शेयरिंग इंपॉर्टेंट, क्यों है? टू इम्प्रूव कंट्री सिविल वार नहीं होगा, हम आंसर्स पढ़ते जा रहे हैं। टू इम्प्रूव कंट्री सिविल वार नहीं होगा, लेट मी टाइप, इक्वालिटी शो करेगा। मुझे बुकिश आंसर नहीं चाहिए अभी किसी के भी, इक्वालिटी शो करेगा। अच्छा कौन सा बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यूनिलैटरल गवर्नमेंट या फिर शेयर्ड गवर्नमेंट? शेयर्ड गवर्नमेंट, ठीक है। लेकिन शेयर्ड गवर्नमेंट एक प्रॉब्लम तो होती है ना कि शेयर्ड गवर्नमेंट में आप लोग 10 आदमी से डिसीजन लोगे, 10 आदमी से जाओगे सजेशन लेने के लिए तो टाइम लग जाएगा। तो ये प्रॉब्लम होती कि नहीं होती है शेयर्ड गवर्नमेंट में? होती है। तो ये इस प्रॉब्लम के चलते इसको हटा दिया जाए, बेटर रहेगा ना, अकेला एक आदमी। लेकिन वो ज्यादा सही होता है। वेरी गुड, अदिति ने कहा। क्या इतना ही सब प्रॉब्लम है सर? अगर मान लीजिए कोई हिटलर जैसा बन गया तो सर अच्छा नहीं ना है? हाँ बिल्कुल, इतना तो सह डिक्टेटरशिप तुरंत सकते आ हैं। सकता है, डिक्टेटरशिप लग सकता है। शिखर ने बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया है कि टाइम लगेगा लेकिन डिसीजन की क्वालिटी जो होगी वो अच्छी हो जाएगी अगर शेयर गवर्नमेंट रहा तो। बिल्कुल हम एग्री करते हैं आपसे, ठीक ना। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि ये जो होंगे जो भी आपने कहा, ये जो रीजन आपने जो भी आंसर किया इसको हम बोलते हैं प्रूडेंशियल रीजन। ये रीजन जो भी आपने कहा ये प्रूडेंशियल रीजन है, जो भी आपने कहा। देखो अब मुझे बस आपका एग्री और नॉट एग्री का ऑप्शन चाहिए कि पावर शेयरिंग जो होगा वो क्या करेगा, कंफ्लिक्ट के जो चांसेस होंगे सोशल ग्रुप के अंदर वो कम कर देगा। एग्री कर रहे हो आप लोग? आपका ही आंसर है, कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस कम कर देगा। समझ में आ रही बात? ठीक। अच्छा पावर शेयरिंग देखो, अगर पावर शेयरिंग नहीं होगी तो जाहिर सी बात है श्रीलंका में क्या हुआ था, सिविल वार हुआ था ना, वायलेंट मेथड अपना लिया गया। लेकिन पावर शेयरिंग हुआ तो क्या वायलेंट मेथड आप अपनाओगे? नहीं अपनाएंगे। तो क्या कंट्री स्टेबल हो जाएगा? स्टेबल होगा? यस, सभी बोल रहे हैं कि हाँ। तो सेकंड पॉइंट क्लियर है आप लोग को? सेकंड पॉइंट ठीक है। तीसरा या जो फोर्थ पॉइंट पे आते हैं हम लोग। अब बताओ जो श्रीलंका में सिविल वार हुआ था उसमें मारे कौन गए थे? सिर्फ और सिर्फ तमिल माइनॉरिटी वाले।
दोनों तमिल्स, साहिल कह रहे हैं तमिल्स, सिर्फ तमिल्स कि दोनों? दोनों ना? तो क्या सर ऐसा मरे होता है दोनों कि थे लेकिन तमिल ज्यादा मरे थे। क्या ऐसा आपको लगता है कि अगर अगर हम लोग माइनॉरिटी को नेग्लेक्ट करें तो सिर्फ माइनॉरिटी को ही घाटा होने वाला है? दोनों को नुकसान होगा ना? दोनों को होगा कि नहीं होगा? होगा। तो ये फोर्थ पॉइंट भी आप लोग को क्लियर है। फोर्थ पॉइंट भी आई थिंक आपकी लोग का आंसर है और क्लियर है। ठीक, अब ये बीच वाले देखते हैं। बीच वाले मेयोटेरिज्म यानी कि मेयोटेरियन गवर्नमेंट, भाई ये कुछ समय के लिए अगर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हो, 1 साल 6 महीने, तो उसके लिए तो बड़ा बेटर चीज है कि 6 महीना 1 साल के लिए कोई राजा आया रूल करके चला गया, ठीक है, फिर 6 महीने के बाद कोई और आया, लोग सोचे समझे उसके पहले वो बेचारा रूल करके भाग गया। लेकिन डेमोक्रेसी जो होगा, और डेमोक्रेसी एक लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट होती है। राजा महाराजा की जरा काल देखना सब, बहुत कम राजा होते हैं जो 10 साल 15 साल रूल करते हैं, तो बाकी सब 6 महीने 1 साल 1.5 साल ये गायब हो गए। ठीक है, तो अगर कहीं पे भी आपको एक लॉन्ग रन के लिए आपको गवर्नमेंट चाहिए, तो उसके लिए क्या होगा कि आपको कंट्री को यूनाइट रखना होगा। सभी कंट्री जो होंगे, सभी कंट्री मेंबर जो होंगे, जो सिटीजन होंगे, वो एग्री करें कि हाँ यस यू आर द रूलर, आप रूलर हो। और ये तब होगा जब सभी कंट्री मेंबर से आप उसका डिसीजन पूछो। समझ में आ रही बात ना? और तब डिसीजन कब पूछोगे? जब आप अपना पावर शेयर करोगे। ठीक है, तो जब पावर शेयर करने के बाद, आप इलेक्शन होने के बाद, सिंपल सी बात है, करने के बाद, हाँ साइड रहने दीजिए अकबर की बातें, अकबर अलेक्जेंडर इनकी कहानी छोड़ दो, मुगल एम्पायर की कहानी छोड़ दो, मैंने मैक्सिमम की बातें की। तो ऐसे में जो गवर्नमेंट होगा वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट तभी बन सकता है जब पावर शेयर किया जाए। लेजिटिमेट मतलब वैध, जिसको हर कोई रिकॉग्नाइज करे कि यस यही हमारा गवर्नमेंट है, चाहे वो माइनॉरिटी वाले हों या मेजोरिटी वाले हों। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो ये चारों के चारों प्रूडेंशियल रीजन है। प्रूडेंशियल रीजन यानी कि एम्ड रीजन है भाई, इनके बिना गड़बड़ होने वाली है। ठीक है, तो पावर शेयरिंग के 4 प्रूडेंशियल रीजन यहाँ पे आपको सामने दिख रहे हैं। ठीक, नोट इट डाउन, नोट कर लीजिए आप लोग चारों प्रूडेंशियल रीजन को। कोई प्रॉब्लम होगी किसी को किसी भी रीजन में तो बताइएगा मुझे। हाँ, ये कंपलसरी है होना, इनके बिना नहीं चल सकता है, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो बिल्कुल कंपलसरी है, करना ही चाहिए। ठीक है, हाँ मिटा दिए हैं सब कुछ। सर सारा पॉइंट लिखना है। ये 4 बोल्ड में दिए हैं, आपको वही लिखना है, चारों का बोल्ड वाले। देखो यहाँ पे भी तुमको ये बोल्ड में दिख रहा होगा, ये जो लास्ट वाला है कि अट्रैक्टिव ऑप्शन इन शॉर्ट रन, तो यहाँ इन छोड़ सकते हो, बट इन द लॉन्ग रन इट अंडरमाइंस द यूनिटी ऑफ द नेशन। म्यूटेनिज्म, तो जो जितना से आप समझ सको वो नोट डाउन कर लो। सर पहले जो स्लाइड बुझाते थे सर, उसमें बुझाता था कि सर कौन सा ये बोल्ड में है, इसमें बुझा ही नहीं रहा। बाकी सबको दिख रहा है क्या कौन बोल्ड में है? शिखर को समझ में नहीं आ रहा कौन बोल्ड में लिखा गया है, बाकी सबको आ रहा है। शिखर चश्मा लगाते हो? साहिल को भी नहीं आ रहा है, तुम दोनों को नहीं आ रहा है बोल्ड कहाँ पे लिखा हुआ है समझ में? सर हमको आ रहा है सर। बाकी को आ रहा है। ओके,
जल्दी नोट करो, जिसको नहीं समझ में आ रहा पूरा का पूरा चार्ट नोट कर लीजिए पूरा, ज्यादा कुछ तो छोड़े नहीं है। डन, मिस्टी ने कर लिया और 2 लोग बोल देंगे, जहां डन मैं स्लाइड चेंज कर दूंगा। शिखर का भी हो चुका। ठीक, साहिल का भी कर लिया। देखो तीनों जिसको नहीं दिख रहे थे वो लोग जरूर कर लिए, बहुत अच्छे। अब मुझे एक बात बताओ, चलो अब बताइए, मेरा जो क्लास है, सपोज करते हैं मेरे क्लास में आप लोग ही मेंबर है, कितने 23 मेंबर्स इंक्लूडिंग मी, 23 लोग जो होंगे, ठीक है। अरे रुक जा मिस्टी, रुक जा, यहाँ देखो 23 लोग जो अभी प्रेजेंट है, 23 लोग में हम 22 लोग जो होंगे वो एक एक तरह के लोग हैं, एक आदमी जो होगा दूसरा है। तो हम लोग रूल्स क्या किए, हम लोग 22 मिलकर बना लिया जाए, ठीक ना। 22 लोग हम लोग मिलकर बना लीजिए, एक आदमी से हम लोग पूछे ही नहीं, बोले हम उसका भी ध्यान रखेंगे लेकिन हम उससे पूछे नहीं। तो क्या हमारी डेमोक्रेसी रही कि नहीं रही? नहीं रही। सब कर रहे हैं, अदिति कर रही है कि डेमोक्रेसी रही, अदिति रही ना डेमोक्रेसी, पूछना जरूरी है मिस्टी का। अदिति फिर से जरा बताओ, डेमोक्रेसी रही? अगर 23 आदमी थे, एक आदमी से हमने नहीं पूछा, 22 आदमी से हमने पूछा, एक आदमी को नेग्लेक्ट कर दिया, कैसे? जरा अदिति मुझे एक्सप्लेन करेंगे, पूछ नहीं रहे हैं हम उससे। नहीं सर, मुझे लगा कि आपने बोला कि मतलब जो एक आदमी उससे पूछा भी हमने। नहीं पूछा नहीं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमने पूछने का मतलब क्या, उसको पावर दिया कि भाई तो अपना डिसीजन जो होगा दे दो, भले ही मालूम है कि मेजोरिटी हमारी ही बनने वाली है, लेकिन क्योंकि हमने उसका सजेशन लिया ना, और उसके लिए भी हम सोच रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम पावर शेयरिंग ना करें पावर शेयरिंग अगर ना करें तो जाहिर सी बात है डेमोक्रेसी रहने वाली नहीं है। इज इट क्लियर? पावर शेयरिंग नहीं रहे तो डेमोक्रेसी होगी ही नहीं, समझ में आ रही बात? तो ये हमारा मोरल रीजन है, ये हमारा मोरल, उससे कोई ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, ना हमारे यहाँ सिविल वार होने वाला है, ना कुछ होने वाला है, लेकिन बस इट इज आवर मोरल रीजन कि हमको उससे पूछना चाहिए, भाई नैतिकता है, मोरल मतलब नैतिकता, नैतिक। तो अगला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, डिजायरेबल क्यों है, तो मोरल वैल्यू के लिए भी पावर शेयरिंग डिजायरेबल है, क्योंकि इट इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, इट इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। अगर हमने हटा दिया, ठीक है, अगर हमने हटा दिया तो फिर डेमोक्रेसी बिल्कुल भी नहीं रहा। अगर आपके घर में ही सब कोई आपके बारे में सोचते हैं, पूछते हैं, लेकिन आपसे कभी, सब कोई आपको जानते हैं, आपके बारे में सोचते भी हैं, लेकिन आपसे कोई पूछे नहीं, आपको नेग्लेक्ट करके रखे, तो जाहिर सी बात है कि आपको वहां पे एलाइनेशन फील होगा और आप अपने घर वालों के साथ जुड़े हुए नहीं रहोगे, ठीक ना। तो यूनिटी की जो आप बात करें वो खत्म हो जाएगी, ठीक ना। तो अब हम लोग देख रहे हैं मोरल रीजन, जिसका कोई खास मतलब नहीं बनता है, बट यस इट इज इंपॉर्टेंट। तो पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, बोल्ड में लिखा हुआ है, मैं बोल दे रहा हूँ, शिखर और साहिल सबसे ऊपर बोल्ड में लिखा गया, ठीक है। और एक लिजिटिमेट गवर्नमेंट तभी हो सकता है जब सभी के सभी लोग अपने पावर को शेयर करें, ठीक है। अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज वन वेयर सिटीजंस थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर स्टेक इन द सिस्टम, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट जो हैं, ये दोनों पॉइंट एक दूसरे से रिलेट करें, कोई जो एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट और ये लास्ट वाले, ठीक है, ये आपके मोरल रीजन है। और ये हमने जो बीच में डिस्कशन किया, ये उसको लिखा गया है। तो ये 2 पॉइंट नोट कर लीजिएगा आप लोग, मोरल रीजन, ठीक है। डन।
सभी ने कर लिया है कि सिर्फ साहिल नहीं किया अभी तक? श्रेया, गुड। अमन खान, चलिए अब आगे। तो हमने जो पढ़ा, इस पढ़ने के बाद हम लोग आगे भाई कंक्लूजन पे। कंक्लूजन हमारे ये आ रहा है कि प्रूडेंशियल रीजन जो होगा, पीछे वाला सर। अच्छा 1 मिनट, प्रूडेंशियल रीजन जो होगा वो स्ट्रेस कर रहा है कि पावर शेयरिंग जो होगा ये हमारे लिए बेटर आउटकम लेकर आएगा। पावर शेयरिंग करेंगे तो बेटर आउटकम होने वाला है। ये प्रूडेंशियल रीजन है भाई, हमको अगर डेवलपमेंट करना है तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मोरल रीजन जो होगा वो एम्फसाइज करता है कि पावर शेयरिंग जो होगा ये वैल्यूएबल है, इसकी भी अपनी एक वैल्यू है, ये भी आपकी कंट्री में पीस एंड स्टेबिलिटी जो होगा प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। तो ये आपका कंक्लूजन हो रहा है डिजायरेबल का, इसको भी नोट डाउन करना है आप सभी को, ठीक। हाँ, किसने अभी नहीं किया था लास्ट स्लाइड? सर मैंने सर जो जल्दी नोट होता करना, है। जल्दी नोट करना। डन सर। ओके, चलिए नोट कर लीजिए आप। डन, मूविंग अहेड। अब हो गया, अब पावर शेयरिंग के ऊपर पूरा का पूरा कहानी खत्म, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे भाई पावर शेयरिंग इंपॉर्टेंट भी क्यों था। तो बड़े लंबे समय तक, बहुत समय तक तुम लोग सुने होंगे राजा महाराजा भाई पावर शेयर करते थे। क्या राजा महाराजा किंग करते थे? नहीं। डिक्टेटर नहीं करता था ना पावर शेयर। तो एक लंबे समय तक ये चलता था, अरे पावर शेयर करेंगे तो हो गया, डिसीजन लेते रह गए। अब मेरे ऊपर कोई अटैक कर दिया, हम पूछेंगे कि अटैक करे कि नहीं करे, ठीक। तो एक लॉन्ग रन तक ये समझेगा कि पावर शेयरिंग जो होगा एक बहुत ही बेकार चीज है। पावर शेयरिंग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर एक यूनिटरी गवर्नमेंट होता है जो कि खुद जो होगा डिसीजन ले ले, तो बहुत ही बेटरली वो वर्क कर सकता है। ये थिंकिंग थी पहले के राजाओं महाराजाओं की, ठीक ना। वो इतना डिस्कशन नहीं किया करते थे। हाँ, राज दरबारी में जो होगा वही, रुक जा मिस्टी, रुक जा रुक जा रुक जा मिस्टी, रुक जा, ठीक ना। उसके बाद क्या हुआ कि फिर हम लोग को मालूम चला कि नहीं भाई पावर शेयरिंग बहुत जरूरी है। और पावर शेयरिंग जरूर होने के बाद क्या होता है कि अब आपका जो गवर्नमेंट होगा वो गवर्नमेंट बहुत ही इजीली रन हो सकता है, और इस गवर्नमेंट को टूटने के चांसेस जो होंगे बहुत कम हो जाएंगे, ठीक ना। तो पावर शेयरिंग डिजायरेबल हो गया। अब देखो तुम्हारे बुक में एक फिगर दिया होगा, ऐसा कुछ फिगर दिया है। चलो ये मेरा कार है, सपोज कर लो ये कार है, भले बहुत बुरा कार है, लेकिन इस कार का ये जो दो हैं, दोनों के दोनों ड्राइविंग सीट है, दो ड्राइविंग सीट है। यहाँ पे भी ड्राइवर बैठा हुआ, इसके पास भी स्टीयरिंग है, यहाँ पे भी जो ड्राइवर बैठा है उसके पास भी स्टीयरिंग है। ये एक फिगर दिया गया है, जर्मन इंजीनियरिंग का एक फिगर दिया गया है। ये फिगर क्या शो कर रहा है, कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा? हाँ, ये मेरा शिप हो गया, आप लोग इसको कार मान लो। मैं माउस के थ्रू ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा, आप इसे कार मान लीजिए। ये फिगर क्या शो कर रहा है? एनीवन जो एक्सप्लेन करना चाहे? टू हैंडल। अच्छा, मैं अब थोड़ा पूछ रहा हूँ, ये जो मिस्टर ए है और यहाँ पे ये मिस्टर बी है। मिस्टर ए लेफ्ट जाना चाहते हैं, अपने लेफ्ट, ये इधर जाना चाहते हैं इस तरफ, लेकिन बी जो होगा वो सीधे जाना चाहते हैं। तो ये कार किधर जाएगी? कार किधर जाएगी, लेफ्ट में कि राइट? बिल्कुल, कोई ऐसा नहीं है कि लेफ्ट में चली जाएगी, कहीं नहीं जाएगी ना भाई, दोनों स्टीयरिंग पकड़े हुए हैं, कार ही टूट जाएगा। ये भी सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, कार ए अब सीधे जाना चाहिए, लेकिन कार बी जो होंगे वो कहेंगे ना हम लेफ्ट जाएंगे, हम राइट जाएंगे अपने। अब बताइए अब कहाँ जाएगी? अब कहीं जाएगी? नहीं जाएगी। लेफ्ट और स्ट्रेट के बीच में तो बिल्कुल नहीं चलेगी भाई अपूर्वा, ऐसा कोई कार नहीं होता है कि दोनों के बीच में चली जाएगी, नहीं जाएगी। अच्छा, अगर ए कहे कि हम भी राइट जाएंगे और बी कहे कि हम भी राइट चलेंगे, तो अब बताओ अब ये चलेगा कि नहीं चलेगा?
दोनों के दोनों डिसाइड करें कि हाँ हम राइट चलते हैं, चलेगा? किधर जाएगा? राइट में, चलेगा ना? तो यही है पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग में क्या होता है ना कि जब भी पावर शेयर करते हैं तो दोनों के दोनों की जो होंगी सहमति जरूरी होती है किसी भी पाथ पे चलने के लिए, ठीक है? और जब दोनों डिसाइड करके जो पाथ लेंगे वो पाथ फार बेटर होगा। समझ में आ रही बात? भले ही ऐसा हो सकता है, ऐसा भी कंडीशन देखा, कार चली ही नहीं, लंबे समय तक लोग सोचते ही रह गए, ये भी देखा ना। लेकिन ये जो था इसमें ये भी तो शो हुआ कि अगर डिसीजन लिया जाएगा तो डिसीजन दोनों के लिए बेनिफिशियल होगा। क्लियर है? तो यही फिगर दिखा रहा है मिस्टी, वो कार वाला। मुझे तुमसे पूछना चाहिए था, तुमने मुझसे पूछ लिया, ठीक है? ओके, तो ये वही स्टेटमेंट है, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है कि फॉर अ लॉन्ग टाइम इट वाज बिलीव्ड दैट ऑल पावर ऑफ अ गवर्नमेंट मस्ट रिसाइड इन वन पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन लोकेटेड इन वन प्लेस, यानी कि राजा या राजमहल के अंदर। और प्रूडेंशियल मतलब कि इंपॉर्टेंट, प्रूडेंशियल रीजन अदिति, ठीक है? और फिर क्या हुआ कि बाद में लोगों को लगा कि नहीं ये जो था सिस्टम ये बहुत गलत है, ये सिस्टम खत्म किया जाए और पावर को जो होगा वो शेयर कर दिया जाए, ठीक है? तो पावर को शेयर कर दिया जाए, ठीक ना? प्रूडेंशियल का मतलब हो गया एक तरह से हिंदी दिया उसका युक्ति परक बुक में, यानी कि आप प्लानिंग कर रहे हो कि हाँ इस प्लानिंग से हमको डेवलपमेंट होने वाला है, प्लान्ड वे है, ठीक है? वही प्रूडेंशियल रीजन है जिसके बारे में आप सोच समझ कर डिसीजन लेते हो, ठीक ना? समझ में आई बात जो भी हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? तो डेमोक्रेसी में ये कहा जाता है कि जितने भी लोग हाँ गेन और लॉस का सोचकर, बिल्कुल जितने भी लोग, अगर मैक्सिमम लोग से हम अगर ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि हर एक से लेना जरूरी है, लेकिन जितने मैक्सिमम लोग से अगर हम डिसीजन मेकिंग में उनसे हेल्प ले सकते हैं तो भाई उतना ही बेटर गवर्नमेंट चलेगा, जितने मैक्सिमम लोग को हम अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है? सभी को समझ में आ गया होगा? ठीक है, तो अब आते हैं, अब हम लोग किया जाए पावर को शेयर। भैया पावर को शेयर करते हैं हम लोग, तो सबसे पहले पावर जो होगा हमारे कंट्री में 3 लेवल में सेपरेट कर दिया था, शेयर कर दिया था। नहीं नोट नहीं करना है अभी, रुक जाओ, कुछ भी नोट नहीं करना है अभी, मैं बताऊंगा। तो हम लोग का पावर जो होगा ना, पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये जो गवर्नमेंट है उसका पावर, एक होता है लेजिस्लेचर, ये लोग भाई पार्लियामेंट के अंदर मिलते हैं, बैठे हुए नियम बनाते हैं। दूसरे होते हैं एग्जीक्यूटिव, ये पीएम सीएम जब पार्लियामेंट के बाहर चले आए तो भाई हमारे प्राइम मिनिस्टर है, हमारे प्रेसिडेंट हैं, एसपी है, डीएम है, ये सब के सब लोग कहाँ गए थे? एग्जीक्यूटिव। और एक और होता है इनके साथ साथ चलने वाला, कौन सा पता ही होगा तुम लोग को? जुडिशियरी, ठीक है? 3 है, लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। बताइए इसमें कौन ज्यादा पावरफुल है? इन तीनों में कौन ज्यादा पावरफुल है? जुडिशियरी कह रहे हैं आदित्य, जुडिशियरी पावरफुल है। अमन भी कह रहे हैं जुडिशियरी, नहीं जुडिशियरी नहीं है। ये तीनों की तीनों इक्वली पावरफुल है, इक्वली पावरफुल है, ठीक ना? इक्वली पावरफुल है, ठीक? एग्जीक्यूटिव ने जो होगा, राष्ट्रपति ये नियुक्त करता है जुडिशरी के हेड को, भाई नियुक्त हम करेंगे, ठीक है? तो इसका मतलब एग्जीक्यूटिव पावरफुल हो गया? नहीं, जुडिशरी जो जिसको वो नियुक्त किया है ना, उसी को अगर वो गड़बड़ करे तो भाई तुम ही को हम लेकर जाएंगे जेल में, चलो तुम भी चलो, ठीक है? तो तीनों एक दूसरे के ऊपर नियंत्रण रखते हैं, बिल्कुल सही बात है मिस्टर, नियंत्रण रखते हैं। तीनों एक दूसरे को जांच करते हैं कि कोई अपने पावर का मिसयूज तो नहीं करता है, और अगर कोई मिसयूज कर रहा है तो वहीं पे उसके पावर को कट भी कर देते हैं कि भाई तुमको इतना ही रूल दिए थे, इतना ही के अंदर तुमको अपना लॉ बनाना था, इतना ही के अंदर तुमको अपने पावर पसारने थे, रूल करना था, इतना ही के अंदर तुमको लेजिस्लेशन देना था, अगर उससे अगर आगे बढ़े तो हम तुमको जो होगा छोड़ेंगे नहीं, बैलेंस करते हैं वो, ठीक है? तो ये तीनों के तीनों इक्वली पावरफुल है, यानी कि एक ही लाइन पे ये तीनों के तीनों आ जाएंगे, जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। इसलिए इस पावर डिवीजन को हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। और क्योंकि ये तीनों के ऊपर नजर रखे हुए एक दूसरे के ऊपर, ठीक ना, एक दूसरे को चेक कर रहे हैं और बैलेंस कर रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। इज इट क्लियर क्या है चेक एंड बैलेंस और क्या है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर? सबको क्लियर हो गया होगा? ठीक है, तो हम लोग का ये जो होगा पहला पॉइंट नोट डाउन करना है बाबू, ये आपका हेडिंग है, उसके अंदर ये पॉइंट है। पावर इज shared among different organs of government such as legislature, executive and judiciary. टोटल टॉप हेडिंग डाल लीजिएगा, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग।
उसके अंदर ये लिखेगा पहला पॉइंट, और फिर उसके अंदर सब पॉइंट्स में लिखेगा कि इसको हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं हॉरिजॉन्टल, बाकी आपको सामने दिख ही रहा है। ठीक है, नोट डाउन कर लो पहला। टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। अरे टॉपिक क्या दिखाई, ये देखो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग टॉपिक है। करना ठीक है, ये चीज ध्यान देगा। इसको और भी कहा जाता है, यह डिवीजन ऑफ पावर इन मॉडर्न डेमोक्रेसी। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग है, इट इज फॉर मॉडर्न डेमोक्रेसी। तो चाहो तो फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग ब्रैकेट में मॉडर्न डेमोक्रेसी कर लेना, क्योंकि जो तुम लोग का एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन होगा वहां पे वो मॉडर्न डेमोक्रेसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। तो यही है मॉडर्न डेमोक्रेसी का। अदिति मैंने अभी समझाया, इन दोनों तीनों में से कोई बराबर नहीं है भाई। अब मान के चलो तुम्हारे 3 दोस्त हैं और 3 दोस्त में से एक दोस्त को हम ऊंची सीट देते हैं, तो उसका मतलब क्या हुआ, ऊंचा सीट होने का मतलब? अदिति आंसर करो। ऊपर वो पावरफुल है हमसे, हाँ ऊपर है यही चीज, तो हमसे पावरफुल है। ठीक है, लेकिन अगर तीनों को हम एक ही बेंच पे बैठा दें तब सेम है, इसीलिए इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर। ठीक ना, सभी नोट कर चुके होंगे? नो सर। नो सर, जल्दी करो बाबू। चलिए अब दूसरा एग्जांपल समझते हैं। तुम्हारा स्कूल, ठीक है, स्कूल का सबसे मोस्ट पावरफुल पर्सन कौन होता है स्कूल का? डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल। चलो डायरेक्टर एक्चुअल में नहीं होते हैं, बट यहाँ पे डायरेक्टर होते हैं क्योंकि डायरेक्टर पैसा लगाते हैं। मोस्ट पावरफुल पर्सन जो कि रूल करना है, स्टूडेंट तो भाई वहां की पब्लिक हो गई। चलिए ठीक है, डायरेक्टर ही मान लेते हैं, डायरेक्टर मोस्ट पावरफुल पर्सन। अच्छा, सेकेंड मोस्ट पावरफुल दूसरे नंबर पे आफ्टर डायरेक्टर? आफ्टर डायरेक्टर प्रिंसिपल, ठीक है। और आफ्टर प्रिंसिपल? आफ्टर प्रिंसिपल आफ्टर प्रिंसिपल नॉट टीचर, जो अपनी पावर को यूज करेगा, गवर्न करेगा। हाँ भाई, बिना स्टूडेंट के कुछ होने वाला नहीं है, बिना स्टूडेंट कुछ होने वाला, तो वही तो हम लाने वाले हैं। तो हमारी कंट्री में भी क्या होगा कि ऐसा ही डिवीजन ऑफ पावर होता है एडमिनिस्ट्रेशन की बात। ठीक है, अच्छा चलो वाइस प्रिंसिपल टीचर हटा देते हैं, प्रिंसिपल का सीधे टीचर है, तो टीचर मोस्ट पावरफुल। अच्छा, इस टीचर का कुछ अपना पोर्टफोलियो है कि नहीं, कुछ डिसीजन बना सकता है कि नहीं बना सकता है? कुछ पावर दिया गया है टीचर के पास ना, कि हाँ यहाँ पे वो डिसीजन ले सकता है। कुछ पावर तो बिल्कुल प्रिंसिपल के पास होगा कि इस जगह पे वो डिसीजन ले सकता है, ठीक ना। और कुछ पावर जो होगा वो डायरेक्टर के पास होगा, है ठीक ना, समझ में आ रही बात? अब देखा जाए, अगर एक्चुअल में देखा जाए तो जो पावर प्रिंसिपल का होता है ना, एक्चुअल में अगर देखा जाए इन अ डेमोक्रेसी, तो जो पावर प्रिंसिपल का है उस पर डिसीजन सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल ले सकता है, डायरेक्टर नहीं ले सकता, ठीक है। और जो पावर टीचर को दिया गया उस पर डिसीजन सिर्फ और सिर्फ टीचर लेगा, उस डिसीजन को प्रिंसिपल भी इग्नोर नहीं कर सकता। हाँ, बशर्ते ये है कि वो अंडर लॉ के अंडर हो, ठीक ना। तो ऐसे ही कंट्री में डिवीजन किया जाता है पावर का।
एक सबसे बड़ी पावरफुल होती है, वो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमारा डायरेक्टर हो गया, ठीक है। उसका उसने हर जगह जो होगा, अपने बहुत सारे स्कूल खोले, ब्रांचेस खोले, उसको दे दिया कि भाई अब आप लोग लुक आफ्टर कीजिए अपने ब्रांच का, ठीक ना। वो होंगे आपके सीएम। समझ में आ रही बात। और फिर क्या होगा कि सीएम कह रहा है कि ठीक है अब इसके अंदर हम चलते, तो हम थोड़ा सा और कुछ लोगों को अपना पावर देते हैं कि हाँ तुम मेरा ही पावर लो, यूज करो, ठीक ना, और तुम रूल करो अच्छे से। उसको हम लोग बोलते हैं मुखिया लोग या वार्ड कमिश्नर, ये लोग सुनते होगे, ठीक ना, सुन रहे हैं आप लोग ना। तो ये है एक और डिवीजन ऑफ पावर। लेकिन इसमें मोस्ट पावरफुल जो हो गया आपका पीएम वाला पार्ट, मोस्ट पावरफुल हो गया ना। तो अब अगर यहाँ पे हम बनाए अदिति, तो सबसे ऊपर रखेंगे पीएम को, उसके नीचे रखेंगे सीएम को, और उसके नीचे रखेंगे किसको, तो मुखिया लोग हैं इनको। तो यहाँ ऊपर नीचे हो जा रहा है ना। इसको हम बोलते हैं वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। ये वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर है। और इस वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर को हम लोग अलग और साफ शब्द में कहते हैं फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। इसको हम लोग बोलते हैं फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। भाई श्रीलंका में यही डिमांड की गई थी पहले कि तुम प्रोविंशियल गवर्नमेंट मेरा बना दो, यहाँ पे इस जगह पे हमको रूल करने दिया जाए, हमारे हिसाब से कुछ रूल्स बनाइए और आप अपने सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बनाइए, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपना सबके लिए रूल बनाता है, लेकिन प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसको ऑटोनॉमी देनी जानी चाहिए थी। तो अगर ऐसा सिस्टम गवर्नमेंट होगा तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, फेडरल सिस्टम गवर्नमेंट। और ये पावर शेयरिंग कहती है वर्टिकल पावर शेयरिंग। नोट इट डाउन, बस 3 ही पॉइंट नोट डाउन करने के लिए आपको, 3 ही पॉइंट आपके सामने नोट डाउन करना है। पावर कैन बी शेयर्ड अमॉन्ग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स, और फेडरल और पावर इन्वॉल्व, ठीक है। बाकी सभी कंट्री में कम से कम 2 तो हैं, लेकिन इंडिया में 3 है। इंडिया में है सेंट्रल, प्रोविंशियल यानी कि स्टेट, और थर्ड है लोकल, ठीक। हो गया नोट। ठीक ना। तो भाई डिफरेंसेस बिटवीन हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर एंड वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर कर लीजिएगा आप लोग, अगर क्वेश्चन आता है तो। एंड व्हाट आर द ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर एंड हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर, ये भी करना होगा आपको। ऑर्गन्स यानी कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी हॉरिजॉन्टल के अंदर, एंड प्रोविंशियल या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट ये किसके अंदर, तो वर्टिकल के अंदर। हाँ हाँ, दोनों कॉलम बना के लिख दीजिएगा। क्वेश्चन है ये, आप कर लीजिएगा, मैं वैसे क्वेश्चन सेंड कर ही दूंगा। ओके चलो, अब बताओ बेल्जियम का एग्जांपल दिए। भाई बेल्जियम में ये दोनों तो गवर्नमेंट था ही, लेकिन उसके अलावा एक और गवर्नमेंट था जो थर्ड टाइप गवर्नमेंट हमने कहा था, क्या था बेल्जियम का, कम्युनिटी गवर्नमेंट। इंडिया में नहीं है कम्युनिटी गवर्नमेंट, पहले बात क्लियर कर लो। इंडिया में कम्युनिटी गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है। बहुत सारे कंट्रीज में कम्युनिटी गवर्नमेंट नहीं है। तो क्या अलग है, डिफरेंट है हम लोग का बेल्जियम से, तो कम्युनिटी गवर्नमेंट का एब्सेंस है हमारे पास। लेकिन हाँ हमारे पास क्या है, सोशल ग्रुप बने हुए हैं। तुमने सुने हो एससी कमिटी, ओबीसी कमिटी, एसटी कमिटी, विमेंस कमिटी, विमेंस कमीशन, सुने आप लोग ऐसा? हाँ होते हैं ये लोग, सरकार नहीं बनाते। और इन लोग को रिजर्वेशन दिया जाता है ना, देखना भाई लोकल गवर्नमेंट जब भी लॉ बनता है तो रिजर्वेशन आता है, इतने % सीट जो होगा सिर्फ फीमेल्स का होगा, इतने % सीट जो होंगे ये SC ST कैटेगरी के होंगे। आयोग, हाँ वही बिल्कुल होते हैं ना। जनरल कहीं नहीं आते हैं बाबू, जनरल और मेल्स इनके लिए कोई कमेटी नहीं है। कहीं कहीं ऐसा नहीं हो कि पुरुष कमेटी, पुरुष आयोग कभी नहीं सुने होंगे, या मेल कमीशन नहीं सुने होंगे। जनरल लोग के लिए भी कोई कमीशन नहीं होता है। आजकल जनरल में एक पार्ट बनता है जिसको हम बोलते हैं EBC, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, तो उनके लिए कमीशन बनता है, ठीक है। तो अगला जो डिवीजन ऑफ पावर होता है ये होता है विद इन द सोशल ग्रुप, डिफरेंट सोशल ग्रुप।
हाँ हाँ, ये देखो यही बात बोलकर जो आपके सेक्शन ए वाले हैं वो अगला डे रख लिए हैं रिजर्वेशन पे डिबेट का। तुम लोग भी वही काम मत करो कि रिजर्वेशन के ऊपर तुम लोग भी डिस्कस करना शुरू कर दिए। उन्होंने डिबेट रख लिया है। सर अभी कौन सा क्वेश्चन बोले हैं? डिफरेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर एंड वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। यही पढ़ाते पढ़ाते उनमें एक टॉपिक उठा रिजर्वेशन, और फिर शुरू हो गया कि रिजर्वेशन अच्छा है बुरा है, और शुरू हो गए वो लोग अभी आज जस्ट। चलिए मूविंग अहेड, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि कम्युनिटी गवर्नमेंट जो होगा, ये कम्युनिटी गवर्नमेंट कहाँ पे है? बेल्जियम के अंदर है। लेकिन हमारे कंट्री के अंदर क्या क्या है? तो यहाँ पे सेक्शंस बटे हुए हैं, जैसे कि सोशली वीकर सेक्शंस के लिए डिवीजन कर दिया है, वीमेन है या फिर आपके SC/ST कैटेगरी है, इनके लिए। तो बस ये पॉइंट आपको नोट डाउन करना है यहाँ से, ये ठीक ना? सबसे ऊपर जो बोल्ड में दिया गया ये पॉइंट नोट डाउन कर दीजिए, बस यही। सर केवल हेडिंग नोट डाउन कर रहे हाँ हैं। बस केवल हेडिंग, बाकी तो समझ जाओगे ना। एक बार इन डाल लीजिएगा सभी कोई। डन, ओके, हो चुका होगा सबका। पावर में आल्सो बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। लास्ट हम लोग देखते हैं भाई, देखो हमारे पास क्या होता है कि अपोजिशन तो पक्का रहती है ना, इनको भी पावर दिया गया है, ये भी गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग में अपने हस्तक्षेप कर सकते हैं। ये कहलाते हैं आपके पॉलिटिकल पार्टीज। अगर ये सरकार में सत्ता में है तब भी, सत्ता में नहीं है तब भी अपोज करते हैं, ठीक ना? तो पॉलिटिकल पार्टीज को भी अधिकार दिया गया। इसके अलावा तुम सुनते होगे कि आप SC/ST कम्युनिटी जो होगा वो हट गया, लेकिन इसके अलावा मतलब कि वो तो खत्म हो चुका आपके सोशल ग्रुप्स के अंदर। इसके अलावा तुम सुनते हो कि भाई डॉक्टर्स एसोसिएशन है, टीचर्स एसोसिएशन है, स्टूडेंट एसोसिएशन है, ABVP, ऐसे एसोसिएशन है जो कि क्या करते हैं, अपने खास कम्युनिटी के लोग जो होंगे उनके ऊपर ध्यान रखते हैं। देखो कम्युनिटी गवर्नमेंट एक अलग होता है, लिंग्विस्टिक लेवल पे, रीजनल लेवल पे अगर बांटा गया तो वो, बाकी ये सब प्रेशर ग्रुप है जिसमें सभी तरह के लोग आ सकते हैं, किसी खास ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क कर। तो ये भी क्या करेंगे, ये भी कंट्रोल करते हैं पूरे के पूरे गवर्नमेंट को, और उनको इन्फ्लुएंस करते हैं, जो भी पावर में है उनको इन्फ्लुएंस करते हैं कि आप क्या रूल बनाओगे, क्या रूल नहीं बनाओगे। ठीक है, तो हमारा जो फोर्थ डिस्ट्रीब्यूशन है पावर वो आपके सामने है। फिर वही बोल्ड वाला ऊपर जो होगा आपके कलर्ड पार्ट में लिखा गया, ये नोट डाउन कर लो। ठीक है, ये पॉलिटिकल पार्टीज, हाँ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब चुनाव क्षेत्र। उसमें रिजर्वेशन होता है, सीट बांट दिया था बाबू कि यहाँ से सिर्फ और सिर्फ SC कैंडिडेट ही खड़े होंगे। तुम लोग अभी ये जनरली लोकल गवर्नमेंट के अंदर ही है विमेन का रिजर्वेशन, बाकी में SC/ST का सीट का है। तुम लोग को ये आगे पढ़ने को मिलेगा, ये डिस्कशन का मैटर भी है अभी तक कि इसको आप हर जगह क्यों नहीं लागू कर रहे हो, सिर्फ लोकल गवर्नमेंट में क्यों लागू करो। तुम लोग सुने होगे कि यहाँ पे मुखिया जो होगा सिर्फ SC कैटेगरी का ही बनेगा, या यहाँ पे सिर्फ महिला सीट ही है, ठीक ना? तो वही है आपका। हाँ रिजर्व कंस्टिट्यूंसी, हो गया डन। अगर डन हो चुका है तो इस चैप्टर को भी डन कर लिया भाई। देखो फार्मर का एसोसिएशन, डॉक्टर का एसोसिएशन, टीचर का एसोसिएशन, सब पे सब मिल रहे हैं। कोलिशन गवर्नमेंट आजकल फॉर्म हो रहा है, हम लोग पढ़ेंगे फेडरल सिस्टम गवर्नमेंट के अंदर बहुत अच्छे से, ठीक है। तो इस चैप्टर में इतना ही था, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, चैप्टर खत्म हो गया।
अब क्वेश्चन से इसका आप लोग कर ही लेंगे जहां तक मुझे आशा है। तो एनसीईआरटी क्वेश्चन से करके होमवर्क में आप लोग सेंड कर ही दोगे, बहुत ही छोटा चैप्टर था, ठीक ना। हाँ 2 दिन में खत्म हो गया। और लास्ट में मैं छोड़ के जा रहा हूँ इस इमेज के साथ। ये इमेज का मतलब मुझसे मिस्टी नहीं पूछोगी तुम, ये इमेज तुम लोग देखो समझो, ठीक है। पुतिन और जॉर्ज बुश जो होंगे वो बैठे हुए हैं घोड़े पर, घोड़े का नाम है डेमोक्रेसी, पढ़ लीजिएगा। और इसका मतलब मुझे अगर मूड करे तो आप लोग समझा सकते हो, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है, ठीक, बस ओवर करते हैं।